गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। सभी लोग जल्द से जल्द ऐड हो जाएं। सभी कांटेक्ट वाले फ्रेंड को बोल दो, है ना, जो भी इस बैच के स्टूडेंट हैं, जल्द ऐड हो जाओ। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। काफ़ी फास्ट बहुत सारे बच्चे ऐड हो गए। लगता है सारे बच्चे वेट कर रहे थे। आप लोगों को हम लोग कुछ अभी बात कर लेते हैं, तब तक कुछ और बच्चे ऐड हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। पहले ये बताओ कि हमारी बात सबको साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले क्लियर करो आप लोग, क्या साउंड, क्या हमारी आवाज़ सुनाई दे रहा है? यस, ओके, यस सर, यस सर, ओके ओके, यस सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ सुनो, मेरी बात सुनो। हमने आप लोगों को बोला था कि कल, मतलब जो बीत गया कल, है ना, जो यस्टरडे वाला कल था, उसमें 12 से 2 हमने डिस्कशन बोला था। उसमें 60% बच्चों ने डिस्कशन में भाग लिया। जितने स्टूडेंट आप लोग हो उसके कॉम्परेटिवली 60% लगभग बच्चों ने पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ करके अपना डाउट क्लियर किया, है ना। तो कुछ बच्चे जो है सो वो डाउट नहीं पूछे। अगर 60% पूछे मतलब अप्रॉक्स 40% बच्चों ने नहीं पूछा होगा, है ना। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग नॉर्मल क्लास भी करते हैं, मतलब फेस टू फेस जब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल डे में, तो उसमें भी देखा किया जाता है कि अगर हम लोग 60 बच्चों को पढ़ाते हैं एक फेस टू फेस क्लास में, तो 60 बच्चों में लगभग 10 से 15 बच्चे ही डॉट्स पूछा करते हैं क्लास में। बाकी लगभग 45 टू 50 बच्चे बस बैठे रहते हैं। तो उसके कॉम्परेटिवली अगर देखा जाए तो फिर भी आप लोगों ने 60% बच्चों ने भाग लिया, बाकी 40% टू फेस क्लास से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अच्छा गया। बट फिर भी बोलेंगे कि जो भी बच्चे डॉट नहीं पूछे थे, चाहे वो जो कारण हो सकता है कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा, सीट सॉल्व नहीं किए होंगे, डीपीपी नहीं सॉल्व किए होंगे, इस कारण से हो सकता है डॉट नहीं पूछा होगा कुछ बच्चों ने, है ना। बट अगर ये रीजन रहा होगा कि आपने सॉल्व नहीं किया था, तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। आपको 2 दिन का टाइम दिया गया था, 2 दिन पहले हमने बतलाया था, है ना। तो इसलिए कोशिश करना कि जो भी होमवर्क दिया जाए उसे आप लोग सॉल्व किया करो। जो भी प्रॉब्लम्स हो, पूछने वाला जो क्वेश्चन होगा, जो डॉट क्वेश्चन होता है, उसको टिक आउट करके रखा करो। और जो डॉट टाइम हो, उस डॉट टाइम में आप टीचर से, जिस टीचर का भी डॉट टाइम हो, आप लोगों को डॉट टाइम भेजा गया होगा, है ना, कि किस डे को कौन से टाइम में कौन से टीचर डॉट में रहते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के आधार पे भी डिस्कशन होता है। कि जैसे कुछ डिस्कशन जो है हम लोग चैट सेक्शन में करते हैं, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं, हम लोग टेक्स्ट डिस्कस करते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन जो है कॉपी पे, पन्ने पे, पेज पे लिख करके बनाते हैं डिटेल में और उसको सेंड करते हैं फोटो खींचकर, है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टेक्स्ट के थ्रू समझ नहीं आ पाता है ना। तो उसके लिए वीडियो क्लास भी होता है, मतलब या तो क्लास में वो डिस्कशन हो जाएगा, या फिर ये जो डॉट क्लास का डिस्कशन है वो भी 12 से 2 वाले में किसी किसी दिन हम लोग वीडियो डिस्कशन कराते हैं, है ना। तो जिन टीचर का भी रेस्पेक्टिव टाइमिंग हो उनसे आप पूछ सकते हो। एक बात और, नेक्स्ट टाइम से हम आप लोगों को ये करेंगे, है ना, डीपीपी तो आप डॉट टाइम वाले में डिस्कस कराना। जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनते रहो बाबू। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि जो डीपीपी आपको दिया जा रहा है या और भी दिया जाएगा, हो सकता है आज भी क्लास के बाद कुछ डीपीपी आप लोगों को दे, है ना। तो डीपीपी का डिस्कशन आप लोग डॉट क्लास में करना, जो भी आपको डॉट टाइम दिया गया है ना, भेजा गया है। एंड जो सीट का डिस्कशन है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स का जो डिस्कशन होगा, वो हम क्लास में ही लाइव
कर देंगे, जैसे लाइव पढ़ाते हैं वैसे ही सीट का, मैथमेटिकल टूल्स का जो डिस्कशन होगा वो क्लास में कर देंगे। एंड आगे भी जो भी चैप्टर्स का सीट होगा, जो मेन सीट होता है, वो आप लोगों को क्लास में ही कोशिश करेंगे बतला देने का, ठीक है। और जो डीपीपी है उसका सॉल्यूशन आप लोग डॉट क्लास में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर डीपीपी का भी कुछ क्वेश्चन वीडियो बतलाने जैसा रहा क्वेश्चन तो उसको भी क्लास में बतला दिया करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डीपीपी का, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं हमने क्या बोला अभी आपको समझ आ गया होगा। डीपीपी का डिस्कशन डॉट क्लास में, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है जो लाइव हम बतला दें, एंड जो सीट का डिस्कशन है ना, चैप्टर का जो सीट होगा वो हम क्लास में ही कोशिश करेंगे पूरा डिस्कस करने का। पूरा कहने का मतलब जो भी आपका डॉट होगा, है ना, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन जो आप पूछोगे वो, ठीक है। तो सीट का डिस्कशन नेक्स्ट टाइम से हम क्लास में ही करेंगे, डीपीपी आप लोग डॉट क्लास में पूछा करना, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए, है ना। आप लोग अभी तक जो पढ़ चुके हो वो था ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ चुके हो, फंक्शन पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फंडा पढ़ चुके हो, है ना। एंड आगे और अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सीखा, फिर डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि स्लोप, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन कराया गया है ना, उसका थ्योरी हमने पूरा डिटेल में बतलाया, ठीक है। आपको जैसे जैसे डीपीपी आगे मिलते जाएगा वैसे वैसे जितना कुछ हमने पढ़ाया है वो सारा कुछ आपको डीपीपी में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो डीपीपी आपको जरूर सॉल्व करना, होमवर्क दिया जाता है उसे अप टू डेट रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज इंटीग्रेशन। उम्मीद है अगर आप लोगों का साथ रहा और नेटवर्क का साथ रहा, आप लोगों का साथ और नेटवर्क का साथ रहा, तो नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं कि लास्ट होते होते वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अगर नेटवर्क और आपका साथ रहा तो डिस्कस होगा अभी नहीं। देखो अभी तक जो हमने डिस्कशन कल का टाइम दिया था, है ना, वो तो आप अगर किसी का बच गया होगा तो आप डॉट टाइम में ही पूछ लो, जैसे आज भी 7 बजे से ये 7:30 बजे से आज भी डॉट क्लास है ना। तो जिनका रह गया होगा टाइमिंग हो, है ना, आज भी है। नेक्स्ट टाइम से सीट का जो भी डिस्कशन होगा, नेक्स्ट टाइम कहने का मतलब जो आगे होमवर्क दिया जाएगा उसका डिस्कशन क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक जो दिया गया था सीट में वो आप डॉट में कर लो, आगे का जो होमवर्क होगा वो क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बाबू। देखो यहाँ हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में बात किए थे, एक और भी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम बतलाना चाह रहे हैं, मेरा इच्छा है कि हम आप लोगों को बतलाएं। हालांकि वो ट्रिगो में पढ़ाया जाता है, ट्रिगो में बतलाया जाता है, ठीक है। तो शायद सर ने बताया होगा या मे भी नहीं बताया होगा, मे भी, हमें नहीं मालूम। तो ट्रिगो में कुछ खास एक्सप्रेशन होता है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग डायरेक्ट, अगर कुछ रिजल्ट ध्यान रख ले तो डायरेक्ट वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को टेस्ट में भी, इस बार जो टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें भी आपको शायद 3 से 4 क्वेश्चन उस रिजल्ट से रिलेटेड आया था, ठीक है। तो हम 10 मिनट उस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सीट में भी आपको एक क्वेश्चन था जो बहुत बच्चों ने कल डॉट क्लास में पूछा था, तो हमें वो देखकर ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो वो हम एक 10 मिनट का पार्ट कर लेते हैं कवर, जो कि ट्रिगो से बिलोंग करता है। तो देखो, लेकिन शॉर्ट में काम करेंगे, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। जैसे देखो, अगर मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a साइन थीटा, ठीक है। हमें पता करना है y मैक्स एंड y मीन, y मैक्स एंड y मीन। मान लो ये हमें फाइंड आउट करना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो एक तो ये डिफरेंशिएशन का फंडा है जो कि आपको हमने पढ़ाया। जो डिफरेंशिएशन का हमने फंडा पढ़ाया है वो इन जनरल किसी भी फंक्शन के लिए है, चाहे वो अलजेब्रिक हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इक्वेशन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, जो भी हो, ये जो वो इन जनरल है, किसी भी टाइप के इक्वेशन में आपको फॉलो कर सकते हो। मींस इसमें भी आप
डिफरेंशिएशन का फंडा यूज कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर इसमें आप अप्लाई करोगे तो फाइंड आउट तो हो जाएगा, बट उसके लिए बहुत ही आपको हाईली प्रैक्टिस चाहिए होता है ट्रिगो का, कैलकुलेशन का। कहने का मतलब आपको एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट पहले बनना पड़ेगा, पूरा ट्रिगो पहले पढ़ना पड़ेगा, और अभी आप पूरा ट्रिगो नहीं पढ़े हो, है ना, और अभी आप बिगिनर्स हो तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास अभी आया नहीं है, बट वो आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन से किया जा सकता है, बट उससे थोड़ा सा लॉन्ग आपको कैलकुलेशन आएगा। तो इसका हम बेसिक तरीका बतला रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, जो कि ट्रिगो से बिलोंग करता है, इसमें हम लोग करते क्या है, y इक्वल टू देखो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है a, साइन थीटा का कोफिशिएंट है b। तो इसमें हम लोग करते क्या है, अपने मन से जो रिजल्ट हम लाने वाले हैं वो रिजल्ट हम डिराइव कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि वो आता कैसे है ना। तो इसका कोफिशिएंट a और इसका कोफिशिएंट है b, तो दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, उसका रूट लेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो ये जो आया है, इससे हम इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो, अब बस देखना कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। तो आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं। आप देखो देखो जो बतला रहे हैं तरीका, इससे आपको जो सीट में क्वेश्चन दिया था, जो कल हमने डिस्कस किया, बहुत से बच्चों ने पूछा था, ऑलमोस्ट बच्चों ने पूछा था, ठीक है, एक दो बच्चों को छोड़ के सारे ने पूछा था। तो ये जो बतला रहे हैं उससे आपको वो डील हो जाएगा, और आगे भी जो चैप्टर वगैरह में या फिर सीट में आने वाला है ट्रिगो से रिलेटेड, वो आपको बन सकता है आसानी से। तो पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या हम इस लाइन को इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से यही आ जाएगा। तो जब इससे ये आ जाएगा मतलब इससे ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से मान ले रहे हैं, सपोज साइन थीटा हमने अपने मन से मान लिया, सॉरी थीटा नहीं अल्फा मान लिया, साइन अल्फा मान लिया, ठीक है। इसे हमने साइन अल्फा मान लिया, ये मत सोचना कि कैसे लिख दिए, कैसे नहीं लिख दिया, हमने उसे मान लिया। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दिए। एक कैलकुलेशन करने का चीज है जो आप कर सकते हो, ट्रिगो पढ़े हो तो। जैसे देखो, अगर हम इसे साइन अल्फा बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो टर्म देख रहे हो ये कॉस अल्फा बन जाएगा। अगर इसे आप साइन अल्फा मानते हो तो फिर इसे कॉस अल्फा मानना नहीं पड़ेगा, ये कॉस अल्फा ही होगा, ठीक है। एक्चुअली जब इसे आप साइन अल्फा मानोगे तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, तो आप बेस यहां से फाइंड आउट करोगे तो बी आएगा, तो ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है तो उसे कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो एक को अगर मानते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखो, यहाँ पे आप साइड में ये जरूर लिखा जा सकता है, वेयर साइन अल्फा इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन अल्फा इतना हमने माना एंड कॉस अल्फा ये है ना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, देखो इसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ट्रिगो का एक फॉर्मूला दिखेगा, कंपाउंड फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है कि नहीं, आपको याद होगा। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा, जो भी आप चाहो लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, हमारे पास y का वैल्यू ये मिल गया, है कि नहीं, y का वैल्यू इतना मिला। आपने पढ़ा होगा कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है साइन का वैल्यू मैक्सिमम जो पॉसिबल है दैट इज 1, और जो मिनिमम पॉसिबल है दैट इज -1। तो आप खुद कह सकते हो कि y का अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो ये जितना ज्यादा पुट करेंगे साइन का वैल्यू
ये उतना ज्यादा बन जाएगा, y का उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा, और साइन का जितना छोटा वैल्यू पुट करेंगे y का उतना ही छोटा वैल्यू मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, वी नो, क्या नो, साइन थीटा प्लस अल्फा जो है वो 1 और -1 के बीच में लाई करेगा बाबू। ये आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा शायद, है ना, 11th में भी बताया गया होगा। -1 से 1 लाई करता है, मतलब मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो यहाँ आप कह सकते हो कि y का जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो अगर y का मिनिमम चाहिए तो इसका मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -√a² प्लस b²। और अगर आप y मैक्स के लिए हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 पुट करना होगा, तो 1 पुट करेंगे तो आप देख सकते हो प्लस में रहेगा √a² प्लस b², है ना। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² प्लस b², और जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज -√a² प्लस b²। एक बात और, स्टूडेंट को कभी कभी कुछ परेशानियां आती है, और कुछ स्टूडेंट को परेशानी नहीं आती है, उलुल जुलुल दिमाग में आते रहता है ना। उनके दिमाग में चलता है कि चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये कभी कभी आता है कि सर ये तो प्लस था, अगर ये माइनस होता सर, प्लस की जगह माइनस होता तब क्या होता सर, तब भी यही होता, कोई बदलाव नहीं होता, तब भी यही होता। देखो कैसे, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो यहां भी प्लस की जगह माइनस होता, यहां प्लस की जगह माइनस होता तो यहां भी प्लस की जगह माइनस आता, तो यहां भी माइनस आता, यहां भी माइनस आता, है कि नहीं, तो यहां भी माइनस आता, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे होगा, एक जैसा, एक जैसा कहने का मतलब अल्फा पहले है ना, तो अल्फा लिख दिया, ऐसा होता। कहने का मतलब प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस आता हर जगह, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये थीटा चाहे कुछ भी हो, अल्फा प्लस थीटा हो, अल्फा माइनस थीटा हो, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, चाहे वो थीटा के जगह पर कुछ भी हो, मतलब थीटा जो है कुछ भी वैल्यू, थीटा प्लस अल्फा हो या थीटा माइनस अल्फा हो, बीटा प्लस गामा हो या जो हो, मिनिमम जो पॉसिबल है वो -1 और मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो +1, है ना। तो तब भी यही रिजल्ट आता। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा भी दिमाग लगाते हैं, सर देखो यहाँ जैसे जैसे हम सीक्वेंस बतला रहे हैं वैसे ही सीक्वेंस में आप नोट करना बाबू। जैसे मान लो अगर आपको दिया होता y = a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, जहां c कोई कांस्टेंट है, जहां c कोई कांस्टेंट है, चलो ऐसा c कोई कांस्टेंट है। अब यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अब यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, थोड़ा खुद सोच के देखो, 10 सेकंड हम रुकते हैं, थोड़ा इमेजिन करो, सोचो। सब कुछ वही है, सिर्फ प्लस में कुछ कांस्टेंट आ गया, लाइक 1 2 3 4। मन में सोचो क्या होना चाहिए, y मिनिमम क्या होना चाहिए, y मैक्सिमम क्या होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा रहा, अगर ऐसा रहा तो देखो ये जो आप देख रहे हो इसका तो मैक्सिमम और मिनिमम आप जानते हो, तो सिंपल सी बात है, ये तो कांस्टेंट है जस्ट लाइक 1 2 3 4, है ना। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम प्लस सी मैक्सिमम आएगा, मिनिमम प्लस सी मिनिमम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर y मिनिमम इस केस में पूछा जाए आपसे, तो जो हमने ये ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया है उसका मिनिमम वैल्यू कितना, -√a² प्लस b²। तो इसका जो मिनिमम होगा वो लिख दो, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है वो भी ऐड कर दो,
जो भी कांस्टेंट है वो भी ऐड कर दो। इसी तरह से y मैक्सिमम जो होगा, इसका जो मैक्सिमम होगा प्लस सी लिख दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी लिख दो। इस केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है बाबू, इस पे हम 2-3 एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो पहले। ये ट्रिगो का पार्ट है जो बतला रहे हैं, ठीक है ना, इसे नोट कर लो। 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस दे करके भी नोट कर लेना बाबू, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटेड सर, ओके। और यहाँ पे भी आपने ये नोट किया होगा, है ना, ये भी नोट कर लेना, वेयर साइन अल्फा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और कॉस अल्फा भी लिख लो यहाँ पे, साइन अल्फा तो लिखा ही होगा आपने, कॉस अल्फा भी लिख लो। कॉस अल्फा कितना, कॉस अल्फा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। साइन अल्फा उतना है, कॉस अल्फा इतना है। हो सकता है कुछ सर वेट, ओके। डन सर, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ रहा होगा मे बी कि सर इसे हमने साइन मान लिया, ये कॉस बन गया, तो सर जरूरी है इसे साइन ही मानेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साइन ही लिखेंगे। आप चाहो तो ये जो हमने साइन माना है, आप चाहो तो ये जो हमने इसे साइन माना है उसे कॉस भी मान सकते हो। कॉस, कॉस अल्फा, अगर इसे आप कॉस मानोगे तो ये साइन बनेगा। अभी हमने क्या किया, इसे साइन माना तो ये कॉस ऑटोमेटिक बन गया। अगर इसे आप कॉस मानोगे तो वो साइन बन जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर इसे कॉस मानते हो और ये साइन बनेगा तो उस हालात में कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी वाला पर सेट होगा। तो कॉस का भी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 ही होता है, तब भी ये रिजल्ट वही रहता। अगर आप इसे कॉस भी मानते तब भी ये रिजल्ट यही आता, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो हम लोग 2 से 3 कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो
आपको दिया हुआ है z इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा। तो आपको z मिनिमम फाइंड आउट करना है एंड z मैक्स फाइंड आउट करना है। ये डायरेक्ट ओरली आप मन में भी कर सकते हो ना, बिना कॉपी कलम के आप ऐसे ही चैट में लिख के बताओ क्या आएगा। श्रुति प्रिया ने लिखा है सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाले में भी सेम ही रहेगा। यस, माइनस वाले में भी सेम ही रहेगा। हाँ, वो सेम ही रहेगा, दोनों का रिजल्ट तो वही आएगा, सिर्फ +1 मैक्सिमम के लिए +1 पुट करते हैं, मिनिमम के लिए -1 पुट करते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो क्या होगा, लिखकर बतलाएं आप लोग, लिखकर बतलाएं आप लोग, इसमें क्या होगा मिनिमम और मैक्सिमम। -√9 + 16। इतना लिखने का कष्ट क्यों करते हो मनीष यादव, उसे डायरेक्ट रिजल्ट लिख के दिखाओ कितना रिजल्ट आएगा, है ना। अमित कुमार -5, शिवम कुमार -5 + 5। ओके, बहुत बढ़िया। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है, डेरिवेशन हमने बतला दिया कि कैसे आया, है ना। तो डायरेक्ट कह देंगे -5, देखो √3² + 4², तो √25 दैट इज 5 आएगा। तो मिनिमम में -5 और मैक्सिमम में +5, हो गया, बात खत्म। ठीक है, एक और कर लेते हैं बाबू। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 7, ऐसा है बाबू। तो आपको फाइंड आउट करना है x मिनिमम एंड x मैक्सिमम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बताओ आप लोग, ये भी आप लोग कहीं नाम छोड़ देते हैं। -10 + 10, गलत जवाब। अमित कुमार -17, कमलेश कुमार 3। अमित कुमार, ये जो आपने -17 लिखा है, ये -17 मैक्सिमम है या मिनिमम है? और अगर ये मिनिमम है तो मैक्सिमम क्या होगा? अमित कुमार 3, अच्छा हाँ ठीक है। प्रीति कुमारी -5 + 5। प्रीति कुमारी ने शायद पहले वाले का आंसर लिखा है। दीपक कुमार 17 - 17, बिल्कुल गलत। मनोज कुमार +3 -3, गलत जवाब। मनीष यादव मिनिमम -17 मैक्सिमम 3, बिल्कुल सही। यादव राहुल राय -3, 3, बिल्कुल गलत। देखो यहां पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट, अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू देखें, मिनिमम, तो वो होगा, इसको करो √a² + b² करोगे तो आपको मिलेगा 10, तो मिनिमम होगा इसका -10 और मैक्सिमम होगा उसका +10। ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 10 और ये कम से कम हो सकता है -10। तो आप खुद सोच के देख लो। हेंस x मिनिमम, तो इसका मिनिमम वैल्यू -10 और क्या है -7 है, तो माइनस कर दो। देखो ये जो +c बताया गया है ना बाबू, c इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। कुछ स्टूडेंट इस गलत फहमी में रहते हैं कि यहाँ +c था तो प्लस हुआ,
और जब माइनस आता है तो उनको समझ नहीं आता कि माइनस है तो क्या करें। वो प्लस से का मतलब क्या है, प्लस में कोई कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव इन सम केस। इस क्वेश्चन में नेगेटिव कांस्टेंट ऐड है तो जो भी है ये है तो ऐड ही ना। कितना ऐड है, -7। कितना ऐड है, -7। तो -10 में ऐड कर दिए -7, तो ये मिल जाएगा -17। और अगर x मैक्सिमम की बात करें तो इसका मैक्सिमम 10 हो गया, और जो है बाकी वो लिख दो। देखो जो कांस्टेंट जो भी रहे उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। कांस्टेंट जो भी रहे उसे ज्यों का त्यों लिख देना। प्लस में कांस्टेंट है प्लस में लिखो, माइनस में कांस्टेंट है तो माइनस में लिखो, है ना। तो ये हो जाएगा 3। तो मिनिमम -17 होगा और मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है बाबू, तो ये ट्रिगो का पार्ट था, हमने थोड़ा इस पे टाइम दिया, है ना। एक वेराइटी और होता है जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन इस तरह से है, मान लो y = 3 + sin²θ, या फिर चलो इसे ऐसा करते हैं, कुछ और लेते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन कराएंगे बाबू, cos² - 2 sin²θ ऐसा है। और आपको बोला गया फाइंड y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। एक बात का ध्यान रखना बाबू, ये जो फॉर्मूला हमने बतलाया है ये तब के लिए वैलिड है जब स्क्वायर वगैरह ना हो। देख लो जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन लिया था डेरिवेशन में, उसमें स्क्वायर नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला वैलिड है कब के लिए, ध्यान से सुन लो बाबू। ये तब फॉर्मूला वैलिड करते हैं, वैलिड होता है जब कॉस और साइन में एंगल सेम हो। जैसे देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो इसमें भी 2 थीटा रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। दोनों में कॉस और साइन में एंगल सेम रहना चाहिए। एज वेल एज क्वाड्रेटिक ना हो, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, तो ये वैलिड है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन इसमें नहीं होगा, इसका यूज इसमें नहीं होगा। इसमें देखो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, इसमें वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हम बस एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, चूंकि डीपीपी वगैरह में आपको मिलेगा बस इसलिए हम करा दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना के बराबर हो, कम से कम हो। हालांकि ये सब आपको मैथमेटिक्स में ट्रिगो में पढ़ाया जाएगा, है ना, डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, हम बस इसलिए बतला रहे हैं चूंकि आप लोगों को दिक्कत कम से कम हो। तो देखो जब भी इस टाइप का आए तो आपको करना क्या है कि जैसे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो इसे कोशिश करना है कि वो सिंगल सिर्फ और सिर्फ कॉस में कन्वर्ट हो जाए या फिर कंप्लीटली साइन में कन्वर्ट हो जाए। जो कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में है वो किसी एक फॉर्म में चला जाए, या तो कॉस में हो जाए या फिर सिर्फ साइन में हो जाए। तो देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y = अब ये आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड करेगा कि वो आप साइन में कन्वर्ट करते हो पूरे को या कॉस में कन्वर्ट करते हो, किसी में कन्वर्ट करो। अगर सही प्रोसेस के साथ चलोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप पूरे को साइन में बदलो या कॉस में बदलो। तो यहाँ पे चलो हम कॉस में बदलते हैं पूरे को, तो ये कॉस तो कॉस में है ही, है ना, -2 × साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos²θ। तो ये देखो -2 इसमें इंटू होगा तो -2 × माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 दैट इज ये बन जाएगा 3 cos² -2। देख लो ऐसा आ जाएगा। अब आप जानते हो cos² का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है, 1 मिनट। बाकी बच्चे बतलाएं क्या सबको पॉज वीडियो नजर आ रहा है, वीडियो चल रहा है या रुका हुआ है, बतलाएं बाकी बच्चे। बाकी बच्चे बतलाएं क्या वीडियो रुका हुआ है या वीडियो चल रहा है।
स्टार्ट है, चल रहा है। ओके, कमलेश कुमार ने लिखा नो सर। नो सर का मतलब क्या, चल रहा है या नहीं चल रहा है? सारे बच्चे लिख रहे चल रहा है ना। जानवी कुमारी आप थोड़ा चेक कर लो नेटवर्क, ठीक है। अब आ गया, ओके। हाँ तो देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1। स्क्वायर क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन 0 तक हो सकता है ना। तो आगे हम कुछ यहाँ, चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हमें y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें y का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो y मैक्स के लिए 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। एंड अगर y मिनिमम की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 3 इंटू 0 - 2 दैट इज -2, है ना। तो यहां से आप आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या, आंसर तो हमने लिख दिया है ना, y मैक्स हो गया 1 और y मिनिमम हो गया -2, ठीक है। इसे नोट कर लें, नोट कर लें बाबू। हो गया नोट बाबू। तो ये इस तरह से हो गया है ना। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बहुत ही भरमार है, क्वेश्चन कभी अंत होता नहीं है। इसी में इतना बतलाने के बावजूद भी अगर एक क्वेश्चन देंगे तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से ना बन पाए। तो हम HW में सिर्फ एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो हमने बतलाया है ना, इस पर बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट कर लो। उसका आंसर आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना, चैट सेक्शन में या फिर
चैट सेक्शन में नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है ना, क्योंकि चैट सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और अभी अपडेट का भी काम चल रहा है, तो उसमें कभी कभी चैट सेक्शन में शो नहीं कर रहा है। तो आप व्हाट्सएप पे आंसर भेज देना, हम एक दो क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। y इक्वल टू -3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1। तो इसमें आपको y मैक्स और y मिनिमम फाइंड आउट करना है। ये HW है ना, HW, दिस इज फर्स्ट। सेकंड में z इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ऐसा है, 3 - 7 cos स्क्वायर थीटा है। तो आपको बतलाना है जेड मिनिमम जेड मैक्सिमम, ठीक है ना। इसे नोट कर लो, ये आप व्हाट्सएप पे आंसर इसका सेंड कर देना, है ना। डन सर, ओके। अब देखो, हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोगों ने ये समझ लिया कि डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ कर्व, एंड उसका एक और एप्लीकेशन हमने देखा मैक्सिमा और मिनिमा में, है ना। एक होता है रेट मेजरल, जो कि हमने शुरुआत में ही फर्स्ट क्लास में ही डिफरेंशिएशन का बतलाया था कि डीवा बेडेस को हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डिफरेंशिएशन है, इसको अलग अलग तरीके से समझा जाता है। एक तो हो गया स्लोप के लैंग्वेज में, है ना, कि उसे स्लोप ट्रीट करते हैं, वो हमें स्लोप का आइडिया देता है, वो हमें स्लोप बतलाता है किसी कर्व का। डिफरेंशिएशन को एक तरह से ऐसे भी समझा जाता है कि आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप जिस फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसे वो छोटे छोटे फंक्शंस में बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कट कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो लिखते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ऐसा लिखते थे। इसे और भी अगर आगे हम लोग एक लाइन लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। dx को यहां कर दिया, राइट साइड कर दिया, तो dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। आपको बतलाया था कि d का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, d का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो ये जो dy है, dy का मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज हो या जो भी हो, ये चेंज है, छोटा चेंज है, y में छोटा चेंज है, तो कह सकते हैं दिस इज अ स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज अ स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल एलिमेंट। मतलब अगर हमने किसी फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, या ये कह लो कि हमने y को डिफरेंशिएट किया, तो वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बन गया, एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बन गया, dy बन गया। y से क्या मिला, dy, dy दैट इज स्मॉल चेंज इन y, दैट इज छोटा मैटर, छोटा एलिमेंट। एक छोटा एलिमेंट है, जो भी है, चेंज है या जो है, एक छोटा एलिमेंट है, छोटा चीज है, छोटा क्वांटिटी है। तो जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब यह भी कहा जाता है कि हम उस फंक्शन के छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं, है ना। या उसे प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा भी कहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर उसे जोड़ने की कोशिश करें तो, कि जैसे मान लो एक
यूनिटी बना हुआ है किसी कम्युनिटी का, है ना, बहुत से लोग हैं उनका यूनिटी बना हुआ है, तो ये डिफरेंशिएशन उनमें फूट डालने का काम करता है, उन्हें तोड़ने का काम करता है, तोड़कर उन्हें छोटा छोटा बनाने का काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मतलब है क्या करना, उस फंक्शन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। ये एक बात हुआ। एक चीज और भी होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये, जैसे आपने पढ़ा था डीवा बाई डिक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज है, व्हाट इज रेट, रेट ऑफ चेंज है, रेट किसका है, चेंज का। तो व्हाट इज रेट, जैसे देखो बात को समझने की कोशिश करो, अभी आपको सिर्फ बॉडी दिखाई दे रहा है ना, तो बॉडी पे कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, तो चलो बॉडी पे एग्जाम्पल लेते हैं, बट वो चीज ज्यादा सही नहीं होगा, प्रैक्टिकली ही थोड़ा इमेजिन करो, आप ज्यादा समझ आएगा। जैसे आप इमेजिन करो कि आप एक रोड पे, रोड के किनारे खड़े हो, मान लो बस स्टैंड पे या फिर जहां भी, जैसे भी आप खड़े हो रेस्ट में रोड किनारे, ठीक है, और कोई पर्सन है जो जा रहा है, गुजर रहा है, कोई पर्सन है जो आपके पास से गुजर रहा है और आप उसे देख रहे हो, आप उसे देख रहे हो। तो मान लो इनिशियली जब आपने उसे ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया तो वो आपके सामने था, आपके पास था, है ना। अब वो पर्सन मान लो दूर जा रहा है, दूर जा रहा मतलब क्या, पहले वो आपके पास था, आपके पास था मतलब वो उसका जो पोजीशन था आपके रेस्पेक्ट में वो कुछ था, जैसे जैसे वो दूर जा रहा, दूर जाने का मतलब है कि वो अपना पोजीशन आपके नजर में बदल रहा है। पहले वो किसी पोजीशन पे था, अब वो किसी दूसरे पोजीशन पे है, अब वो किसी तीसरे पोजीशन पे है, फिर वो किसी चौथे पोजीशन पे होगा। तो वो अपना जो इंसान चल रहा है वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज, वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज। अब अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो कोई भी क्वांटिटी जब चेंज होता है, कोई भी क्वांटिटी जब चेंज होता है तो उसके चेंज होने का कुछ रफ्तार होता है, उसके चेंज होने का कुछ रफ्तार होता है। जैसे सिंपल सी बात है, आप जब जन्म लिए थे तो बहुत छोटे थे, जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, आपका हाइट बढ़ रहा है, आपके हाइट में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज आने का, जो हाइट में चेंज आ रहा है उसका कुछ तो रफ्तार है, कम हो ज्यादा हो बट कुछ रफ्तार है। तो आपके हाइट में चेंज आने का भी रफ्तार है। आप जब चलते हो, चलने का मतलब है आप पोजीशन चेंज करते हो, तो पोजीशन चेंज करते हो तो उस पोजीशन को चेंज होने का, पोजीशन को चेंज करने का भी आपके पास एक रफ्तार होता है ना, कि हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कितने देर में कितने रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कहा जाता है आज के डेट में कि आज का जमाना, जो जमाना है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तेजी से, है ना, आज का जो जमाना है बहुत तेजी से बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ये तेजी से बदल रहा है, तेजी से जो वर्ड है जो तेजी से, जो वर्ड है तेजी से, ये तेजी से किस चीज को शो कर रहा है, उसके रफ्तार को। तो कहने का मतलब, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी चेंज करता है उसके चेंज होने का एक अपना रेट होता है, रफ्तार होता है, रफ्तार को ही एक्चुअली रेट बोला जा रहा है। किसी क्वांटिटी के चेंज होने का जो रफ्तार होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट। ठीक है, तो जब कोई क्वांटिटी चेंज करता है तो उसके चेंज होने का रफ्तार अगर पूछा जाए, मतलब क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है, और भी जैसे एक चीज इमेजिन कराते हैं, मान लो किसी शांत पानी में, जो तालाब का पानी है, शांत पानी है, मान लो बहता हुआ पानी नहीं है, रुका हुआ पानी है, शांत पानी है, तालाब का पानी है, जमा पानी है ना, उसमें एक स्टोन, छोटा सा स्टोन उसके तालाब के सेंटर में कोशिश करो, मतलब पानी में एक फेंको, आप उसमें देखते हो कि वाटर वेव्स बनते हैं, सर्कुलर फॉर्म में वाटर वेव्स बनते हैं। वो जो वाटर वेव्स बनते हैं वो क्या होता है, आप अगर उसे ध्यान से देखते रहते हो, अभी इमेजिन भी हो रहा होगा कि जब हम लोग स्टोन को फेंकते हैं, पानी में इंटर करता है, वाटर वेव्स फॉर्म करता है, और वो वाटर वेव फैलता है, स्प्रेड करता है इन ऑल डायरेक्शन, सर्कुलर वेव में, सर्कुलर फॉर्म में।
समय के साथ साथ आप उसे देखते रहते हो तो आपको दिखाई देता है कि वो सर्कल बड़ा हो रहा है। वो सर्कल बड़ा हो रहा है मतलब उसका रेडियस बदल रहा है। वो सर्कल बड़ा हो रहा है मतलब उसका रेडियस बदल रहा है। उसका रेडियस बदल रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस सर्कल का एरिया भी बढ़ रहा होगा, उसका पेरीमीटर भी बढ़ रहा होगा, है ना। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे मान लो आपको बोल देगा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, जैसे रेडियस बढ़ रहा है। मान लो अगर किसी टाइम पे, मान लो किसी टाइम पे रेडियस था 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 मीटर, किसी टाइम पे रेडियस था 2 मीटर और 1 सेकंड बाद हो गया 3 मीटर। किसी टाइम पे था 2 मीटर, 1 सेकंड बाद रेडियस हो गया 3 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद हो गया 4 मीटर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हर 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ जा रहा है। मतलब रेडियस के बढ़ने का रफ्तार क्या है? 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम रेडियस को आर कह दें, अगर रेडियस को आर कह दें तो ये जो 1 मीटर पर सेकंड है, व्हाट इज दिस? डी आर बाई डी टी। व्हाट इज दिस? डी आर बाई डी टी। 1 मीटर पर सेकंड जो मिला वो क्या है एक्चुअली? डी आर बाई डी टी, वेयर आर इज द रेडियस एंड टी इज द टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पूछ सकता है कि ठीक है, रेडियस के इंक्रीज होने का जो रफ्तार है, जो रेट है वो 1 मीटर पर सेकंड है, तो बतलाओ कि उसका एरिया, एरिया भी तो बढ़ रहा होगा, तो एरिया किस रफ्तार से बढ़ रहा होगा, उसका पेरीमीटर किस रफ्तार से बढ़ रहा होगा, है ना। तो आप एक ही क्वेश्चन के लिए काम करने जा रहे हैं बाबू, ये सब बोनस में आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा सा सीट वगैरह में मिलेगा। एंड अभी जो हमने लास्ट में कहानी सुनाया यही है एक्चुअल फिजिक्स एप्लीकेशन। जो हमने अभी लास्ट में बतलाया कहानी, यही एक्चुअली में फिजिक्स में हम लोगों को यही कहानी यूज होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करें, नोट आपने कर लिया है, और आप एक छोटा सा हेडिंग दें। हमने आप लोगों को 2 एप्लीकेशन पढ़ाया, एक था स्लोप ऑफ कर्व, वो पहला एप्लीकेशन था डिफरेंशिएशन का, दूसरा एप्लीकेशन था मैक्सिमा मिनिमा, और ये तीसरा एप्लीकेशन है। तीसरा एप्लीकेशन, इसे आप लिखो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। हेडिंग दो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। इसका कहानी हमने सुना दिया, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन करेंगे और एक ही करेंगे। नोट कर लिया बाबू। एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें बाबू। रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन लिखें, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing, radius of a circle is increasing at a rate of, radius of a circle is increasing at a rate of 3 meter per second, 3 meter per second. Radius of a circle is increasing at a rate of 3 meter per second, 3 meter per second. फुल स्टॉप। फाइंड, जब रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा, पेरीमीटर भी चेंज होगा, है ना। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो फाइंड, फाइंड, फर्स्ट में लिखें, 2 क्वेश्चन लिखा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में लिखें फाइंड, फर्स्ट में लिखें रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, rate of change of its perimeter, rate of change of its perimeter,
रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर, एंड सेकंड में लिखें, सेकंड पार्ट, सेकंड में लिखें रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, rate of change of its area when, rate of change of its area when radius become, when radius becomes 5 meter, radius becomes 5 meter, radius becomes 5 मीटर। तो यहां पे ध्यान दो कैसे बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सीट में भी मिलेगा आपको मैथमेटिकल टूल्स में, और आगे चैप्टर में तो यही सब मिलेगा ही, चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना, काइनेमेटिक्स में यही सब पढ़ना ही है। तो देखो कैलकुलेशन का जहां तक सवाल है, सबसे पहले दिमाग में लाएंगे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ज्योमेट्री, विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री और शेप, तो सर्कल है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो उसमें दिमाग में लाना, ठीक है सर्कल है। अब ढूंढना कि क्वेश्चन में ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका रेट दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि रेडियस के चेंज होने का रेट दिया हुआ है, रेडियस के चेंज होने का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है नोट कर लो, मान लो कि रेडियस आर है, लेट आर क्या है, रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी आर बाई डी टी, दिस इज दी रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू टी और रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दिया हुआ है कितना, कितना नोट कराया था बाबू, मुझे ध्यान नहीं रहा है, कितना क्वेश्चन में लिखाया था, शायद 3 मीटर पर सेकंड लिखाया था, शायद कंफर्म कर दो एक बार, क्या 3 हमने लिखाया है क्वेश्चन में, ओके 3। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये तो हो गया जो हमें दिया हुआ है, अब हमें फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उस पे ध्यान देंगे, उस पे फोकस करेंगे। फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर को पी कह दे, अगर पेरीमीटर को क्या कह दे, पी, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड डीपी बाई डी टी, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज पता करना है, दैट इज डीपी बाई डी टी पता करना है। अब देखो करना क्या होता है, ये पता चल गया आर का रेट दिया हुआ है और पी का रेट फाइंड आउट करना है, आर का रेट दिया हुआ है और पी का रेट फाइंड आउट करना है। तो क्या P और R में, P एंड R में कोई रिलेशन होता है, कोई फॉर्मूला जानते हो क्या, सर्कल के लिए पेरीमीटर और रेडियस में कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला जानते हो, तो बिल्कुल जानते हो। तो जब जानते हो तो लिख दो, वी नो, क्या जानते हो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r, आपको फाइंड आउट करना है dp बाई dt, तो डिफरेंशिएट कर दो, p बराबर ये हो गया, ये जस्ट लाइक क्या हो गया, जैसे y बराबर कुछ फंक्शन दिया रहता था डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ p बराबर कुछ हो गया, वहां y बराबर x के फॉर्म में होता था, यहाँ p बराबर r के फॉर्म में हो गया, जहां 2 पाई इज कांस्टेंट, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। तो इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो हमें फाइंड आउट करना है dp बाई dt, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dp बाई dt इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर रह गया, और r का हो जाएगा dr बाई dt। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे तो पाओगे dp बाई dt इक्वल टू 2 पाई का 2 पाई रह गया, एंड dr बाई dt दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 पाई मीटर पर सेकंड, 6 पाई मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है कि अगर रेडियस बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का जो लेंथ है वो कितना बढ़ रहा होगा, रेडियस 1 सेकंड में बढ़ रहा है, देखो 3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा, 1 सेकंड में 3 मीटर रेडियस बड़ा हो जा रहा है, रेडियस जो है 1 सेकंड में 3 मीटर
बढ़ जा रहा है, तो जो पेरीमीटर होगा वो 1 सेकंड में 6 पाई मीटर बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, एरिया का चेंज होने का रेट। तो एरिया को अगर ए कह दें तो वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी इक्वल टू वाट। लेकिन ध्यान दो वो तब पूछा है जब रेडियस कितना हो गया है, 5 मीटर। जहां तक मुझे ध्यान है 5 मीटर शायद हमने बोला था। तो डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है जब रेडियस कितना, जैसे रेडियस तो बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेडियस रहेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ ए का रेट फाइंड आउट करना है, आर का रेट हमें दिया हुआ है, तो एरिया और आर में क्या कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है सर्कल से रिलेटेड? तो बिल्कुल आप लिख सकते हो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तब यहाँ भी डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में। पाई कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, आर स्क्वायर का तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर, तो बेस सेम रहना चाहिए, तो यहाँ बेस में आर है तो यहाँ भी आर लिख देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके मेंटेन करेंगे, और ये डी टी, चूंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो फाइनली टाइम तो आना पड़ेगा ना। तो देखो डी आर खत्म होकर के डिवाइड में डी टी बचेगा तो बैलेंस रहेगा। यहाँ भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। यहाँ पर एक्चुअली चेन रूल लगाया गया है, तो डी ए बाई डी टी कितना मिल रहा है, तो आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में 2 आर आएगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये तो देखो एरिया वाले में रेडियस दिया हुआ था, क्यों दिया हुआ था वो थोड़ा ध्यान दो। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का जो रेट है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब आर का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो डी ए बाई डी टी अलग अलग आएगा। मतलब एरिया का चेंज होने का जो रफ्तार है वो हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलते रहेगा। अलग अलग रेडियस होगा तो डी ए बाई डी टी अलग अलग होगा। बट अगर पेरीमीटर की बात करें तो देखो हमने जब डी पी बाई डी टी फाइंड आउट किया था तो ये 2 पाई था, ये आर तो कहीं पर आया नहीं था। तो कहने का मतलब है कि रेडियस बढ़ करके कुछ भी हो, डी पी बाई डी टी का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो यही होगा, है ना, चाहे रेडियस कुछ भी हो, चूंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट जो एरिया का रेट ऑफ चेंज है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अलग अलग रेडियस पे अलग अलग रफ्तार होगा एरिया के चेंज होने का, एरिया के बढ़ने का। तो यहाँ पे r बराबर 5 है, जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 5 मीटर हो चुका होगा उस समय क्या रफ्तार रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 पाई इंटू आर डी ए बाई डी टी लिखने जा रहे हैं कब, जब r का वैल्यू है 5 मीटर। तो 2 पाई इंटू आर कितना है 5 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकंड, है ना 3। तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। एक्चुअली देखो यहाँ मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये 5 मीटर था और 3 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, है ना। तो ये एरिया का चेंज होने का रफ्तार है, इसे नोट कर लो, ये एक ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काइनेमेटिक्स में बहुत करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स यही है, यही एक्चुअली काइनेमेटिक्स है, यही ये सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में वहां पे एक एक बात को करते हुए, ठीक है। अभी सिर्फ इसलिए बतलाया क्योंकि सीट में 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट कर लो। डन सर, ओके।
हो गया सबको? इसमें और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपको बोल सकता है ये सर्कल के जगह पर स्फेयर बोल देता है ना, सर्कल के जगह पर क्या बोल देता, स्फेयर। उसमें आपको पूछ सकता था कि रेडियस के इंक्रीज होने का रफ्तार है, कुछ भी दे देता है ना, 2 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड, या फिर कोन बोल सकता था, सिलेंड्रिकल शेप बोल सकता था, मतलब कुछ भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूबाइड बोल सकता है, क्यूब बोल सकता है ना। तो इसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन। अब हेडिंग दे, हेडिंग दे इंटीग्रेशन, हेडिंग दो इंटीग्रेशन। सबने नोट कर लिया है ना? हाँ, तो हम लोगों के पास 10 से 15 मिनट क्लास बंद होने में टाइम बच रहा है ना। देखो यहाँ इंटीग्रेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उन बच्चों के लिए बहुत आसान होने वाला है जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन में अपना पूरा पूरा एफर्ट लगाया है, पूरा पूरा काम किया है ईमानदारी से, है ना। तो इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या बताता है? तो देखो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ता है, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ता है, वो तोड़ने का काम करता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो है उन सभी छोटे छोटे चीजों को जोड़ने का काम करता है। डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है, डिफरेंशिएट करने का काम करता है, फूट डालने का काम करता है, और इंटीग्रेशन जो है वो जोड़ने का काम करता है, चीजों को, एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब पहला स्टेटमेंट लिखें, इंटीग्रेशन हेडिंग दे दो और पहला लाइन लिखें, इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, integration is just a reverse process of differentiation. Integration is just a reverse process of, integration is just reverse process of differentiation, reverse process of differentiation। तो ये चीजों को जोड़ता है ना। तो यहां पे ये इंटीग्रेशन लिखकर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। अब जैसे देखो डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल हम लोग डी यूज करते थे, डी बाई बाई डी एक्स, जस्ट लाइक, है ना। क्या यूज करते थे, डी, डी के फॉर्म में यूज करते थे उसका सिंबल। अब इंटीग्रेशन का भी कुछ सिंबल होना चाहिए कि कैसे पहचानेंगे कि हाँ इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है या क्या है, वेक्टर है कि क्या है ना। तो देखो अगर हम बात करते हैं सिंबल का, सिंबल, तो ध्यान दे बाबू, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। समेशन का फर्स्ट लेटर क्या है, एस। समेशन का फर्स्ट लेटर क्या है, एस। क्या है, एस। अब क्या करो, ये जो एस देख रहे हो इसके टॉप एंड बॉटम दोनों को कैच करो और ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर लो, यहां पुल कर लो, यहां पुल कर लो। तो ये क्या बन जाएगा बाबू, इस तरह का सिंबल बन जाएगा। इस तरह का सिंबल बन जाएगा, है ना। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन।
दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये बना कहां से? एस से, एस फॉर समेशन दैट इज इंटीग्रेशन, ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। एंड और ध्यान दे, ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो इंटीग्रेशन होता है ये दो टाइप का होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो टाइप का पढ़ेंगे। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, और एक होता है डेफिनिट। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे पहले वो होगा इनडेफिनिट, और जब इनडेफिनिट सीख लेंगे तब सीखेंगे डेफिनिट। और इनडेफिनिट अगर नहीं सीख पाओगे तो डेफिनिट पढ़ने का कोई फायदा नहीं। डेफिनिट बनता ही तब है जब इनडेफिनिट आपको आता है, ठीक है। इसलिए इनडेफिनिट पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना, इसे जितना फास्ट हो सके नोट करें। डन सर, ओके। यहां ध्यान दे, अगर मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या? कोई नया फंक्शन, पहले एफ एक्स था अब एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स आ गया मतलब कोई नया टाइप का फंक्शन आ गया। जैसे साइन एक्स होता तो कॉस एक्स आ जाता। तो साइन एक्स एक अपने आप में फंक्शन है, कॉस एक्स एक अपने आप में नया टाइप का फंक्शन है ना। अगर साइन होता तो कॉस एक्स आता, साइन कॉस, कॉस जो आता वो नया फंक्शन होता है ना। तो हमने क्या करा, ये जो एफ डैश एक्स है ये एक नया फंक्शन है, तो इसको हम क्या मान लिया? जी एक्स ले, क्या मान लिया? जी एक्स। तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, या चलो इसको जी एक्स नहीं एफ एक्स मान, कैपिटल, ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एफ है, ठीक है ऐसा। अब अगर इसे लिखें इंटीग्रेट बोथ साइड, ऐसा मिलेगा, है ना। अब यहां ध्यान दो, इसे आप लिख सकते हो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। हालांकि यह सब कोई काम का नहीं है आप लोगों के लिए, सिर्फ परंपरा है, वो परंपरा हम निभा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके कोई किसी काम का नहीं है, टेंशन नहीं लेना। हाँ, अभी जो लिखेंगे वो काम का होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये इसे हम लोग पढ़ते क्या है? इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैपिटल एफ है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नोट करें, इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
हो गया बाबू? हेडिंग दे सम बेसिक फॉर्मूलाज, सम बेसिक फॉर्मूलाज, सम बेसिक फॉर्मूलाज। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था बेसिक फॉर्मूला, वैसे ही यहां, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो पढ़ेंगे ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर जो है वो इनटू में लाते थे और फिर एक पावर माइनस करके लिख देते थे, है ना। तो यहां देखो, यहां इसका उल्टा करेंगे, पावर में n है, पावर में n है, वो इनटू में लाते थे और 1 माइनस करते थे। यहां क्या करेंगे, जो पावर में है उसमें एक ऐड कर दो, वहां माइनस करते थे, यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जितना ऐड होने के बाद पावर दिखेगा उसी पावर से डिवाइड कर देना है। और एक परंपरा निभाना है, जो फॉर्मूला लिखोगे वो लिखने के बाद अपने मन से एक सी कांस्टेंट ऐड कर देना है, सी अपने मन से। इसका रीजन होता है, ठीक है ना, बट रीजन का फिजिक्स में कोई काम नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में बतला देंगे, आज टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं बतला रहे हैं। तो सी जो है दिस इज इंटीग्रल कांस्टेंट, सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। और एक सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला नॉट वैलिड फॉर -1। अगर n का मतलब पावर में अगर -1 रहा तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अप्लाई कर भी दोगे तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, n का वैल्यू जब -1 होगा तो देखो यहाँ भी n का वैल्यू -1, तो -1 + 1 ये 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए अगर पावर में -1 है, x टू द पावर -1 है, तो उसका इस फॉर्मूले से हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, इसका यूज कैसे करना है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x³ विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, पावर में 3 है तो एक पावर बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे, 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 का मतलब 4 हो जाएगा। और जितना पावर में आ गया उतना ही से क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये इतना करने के बाद आंसर नहीं, इतना करने के बाद +c, c अपने मन से दे देना, समझ लो परंपरा है, परंपरा को निभाना है, ठीक है, +c देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ √x विथ रेस्पेक्ट टू x। और ध्यान देना, अगर सिर्फ √x लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन है, √x है और dx अगर गायब है, अगर dx क्वेश्चन में है ही नहीं तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस टर्म, दैट इज मीनिंगलेस, dx रहना चाहिए। तो ये देखो √x का मतलब क्या है, x का पावर 1/2 है ना, तो 1/2 है, पावर 1 बढ़ाएंगे मतलब 1 ऐड करेंगे तो आधा और 1 ऐड होगा तो 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। आधा है, 1 ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 3/2। और जितना पावर में उतना डिवाइड में लिख दो, प्लस में c देना ना भूलें। हो गया, बात खत्म। थर्ड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² है मतलब x टू द पावर -2 है, ये x टू द पावर -2 है, -2 है, एक पावर बढ़ाएंगे तो -2 में 1 बढ़ेगा तो -1 बचेगा, जितना पावर में है उतना डिवाइड कर दो, प्लस में c देना ना भूलें, बात खत्म। ये है इस फॉर्मूले का।
और देखो आपने पढ़ा था क्या कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो जैसा अगर ये जो आया, आप देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब आएगा, इसे डिफरेंशिएट, ये कहाँ गया, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, आप करके देख सकते हो। वो इसलिए आएगा, और ये हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आएगा, जो डिफरेंशिएट करके आता है अगर उसे इंटीग्रेट करोगे तो पहले वाला आ जाएगा, या फिर जो इंटीग्रेट करके आता है अगर उसे डिफरेंशिएट करोगे तो पहले वाला आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, एक तोड़ता है और एक जोड़ता है। तो ये इसने इंटीग्रेशन में जोड़ा तो ये मिला, अगर इसको तोड़ोगे मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से वो मिलेगा, तोड़े हुए को जोड़ोगे तो ओरिजिनल मिलेगा, जोड़े हुए को तोड़ोगे तो टूटा हुआ मिलेगा। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, हमेशा आपको एक दूसरे में वो दिखाई देगा कॉम्प्लीमेंट्री होते हुए। तो आगे की बात हम लोग करेंगे, और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन में जो भी बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे वो आपको दिमाग के हर कोने में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में वो जितने अच्छे से फॉर्मूला आपको याद रहेगा उतने अच्छे से, उतने स्मूथली हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नोट कर लो। और आप लोगों को हो सकता है हम आज ही डीपीपी अपलोड करेंगे, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। नोट कर लिया बाबू, वीडियो बंद किया जाए। सभी बच्चों को थैंक यू। अंकुर सुमन ने पूछा x⁻⁻1 रहा तो इंटीग्रेशन क्या होगा। आप उसका जवाब ढूंढ सकते हो, रिवर्स प्रोसेस होता है ना, उसका नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। ln x होगा, ln x होगा बाबू 1/x का, वो नेक्स्ट क्लास में बतला देंगे।